तो बच्चों देखो, हम लोग अभी तक जो बात कर लिए थे रेजिस्टेंस के बारे में बात चल रही थी। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर जो हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी में सबसे पहला फैक्टर जो है वो था मतलब किसको लेके, वो था आपका करंट के डायरेक्शन को लेके। तो उस पर बेस्ड आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए होंगे, तो वो तो हो गया। अगला डिपेंडेंसी सेकंड जो है रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, वो डिपेंड करता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। ये L क्या है, लेंथ, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब डायमेंशन, एक तरीके से बोल दें डायमेंशन ऑफ मटेरियल। तो डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो डायमेंशन मतलब दूसरा डिपेंडेंसी क्या है, डायमेंशन ऑफ मटेरियल। डायमेंशन पे किस तरह डिपेंड करेगा कि मान लो आपके पास यार एक कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, कैपिटल A है। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं, स्ट्रेच करके खींच के इलोंगेट कर दूं, तो इलोंगेट करने पे आपको पता होगा अगर लेंथ बढ़ा देंगे, लेंथ आप बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। अगर आप लेंथ किसी भी चीज़ को, वायर को आप कभी देखे होंगे, वायर को अगर खींच के बढ़ा दे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थिकनेस कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार मान लो अगर ये लेंथ मान लो फाइनली L1 हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a हो गया। तो एक चीज़ जो होगा कि मास कांस्टेंट रहेगा और मास इक्वल टू रो इंटू वी कांस्टेंट, रो खुद ही कांस्टेंट होगा, हेंस वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब A इंटू एल इक्वल टू L1 इंटू ए। ये रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मेडिकल में तो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आना चाहिए आप सभी को। कैसे, इस पे एक आध दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। बहुत छोटी सी बात है, अगर इस पे देख लिया जाए एक आध दो क्वेश्चन करके। एक क्वेश्चन मान लो यार आपके सामने आ गया, कंसिडर अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, फाइंड फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर stretching its length from L to 8L। ठीक है, अगर लेंथ L से 8L कर दिया गया, मतलब लेंथ पहले कितना था, सॉल्यूशन देखा जाए
L था, अब फाइनली क्या कर दिया गया, 8L कर दिया गया। तो एरिया मान लो पहले A था, अब एरिया मान लो A1 हो गया। तो A इंटू एल इक्वल टू 8L इंटू A1, A1 की वैल्यू हो गया, A1 की वैल्यू हो गया A/8। फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले रेजिस्टेंस था रो L/A, अब फाइनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा रो L की जगह 8L अपॉन A1 की जगह A/8, यानी इनिशियल का 64 टाइम्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 64 टाइम्स। तो ऐसे बहुत आसान से, अब मैं आगे नहीं करा रहा हूँ, इस पे बेस्ड कभी बोल दिया जाएगा कि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस आधा हो गया। रेडियस आधा होने का मतलब हो गया एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर रेडियस एरिया होता है। अगर रेडियस आधा हो रहा है तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो एरिया अगर 1/4 हो रहा है तो रेजिस्टेंस इसका मतलब 4 टाइम्स लेंथ बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। दूसरी डिपेंडेंसी हो गई। थर्ड टाइप पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तीसरी डिपेंडेंसी पे। थर्ड जो डिपेंडेंसी है वो ये है कि R इक्वल टू रो L/A है आपका। ठीक है, R इक्वल टू रो L/A। तीसरी बात जो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है, तो इस बात को समझिएगा। एक एक्सपेरिमेंट से आप समझिए, दो स्टूडेंट हैं, आप पूरी बात को समझिएगा कहानी की तरह, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। एक स्टूडेंट ने एक रेजिस्टेंस लिया, मतलब देखो यार, रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट फ्लो होने में, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको सिंबल क्या है दिखाने का सिंबल है ये। असलियत में तो कंडक्टर ही होगा ना, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस मान लो था यार 50 ओम, ठीक, और टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट जो था उसने क्या किया कि इनिशियल रेजिस्टेंस इसका 100 था और टेम्परेचर जो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दो डिफरेंट रेजिस्टेंस को से इसने टेम्परेचर चेंज किया 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, इसने भी टेम्परेचर चेंज किया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों क्या पाए, ये पाया कि इसका रेजिस्टेंस जो हो जा रहा है वो, मान लो एग्जांपल के लिए पाया गया कि इसका रेजिस्टेंस 55 ओम हो गया, 5 ओम बढ़ गया फाइनल। तो ये क्या पा रहा है, ये पाया फाइनल रेजिस्टेंस जो इसका हो गया वो पा रहा है कि इसका 109 ओम हो गया। अब देखो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम रखा गया, दोनों में चेंज इन टेम्परेचर सेम किया गया, डेल्टा टी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पाया गया कि वो उसका रेजिस्टेंस, इसका 5 ओम बढ़ा, इसका 9 ओम बढ़ गया। तो इसका मतलब फर्स्ट देखो क्या किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन नंबर 1, पहला ऑब्जर्वेशन जो डिपेंड किया कि चेंज इन रेजिस्टेंस dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू। मतलब
रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आएगा जिसका इनिशियल वैल्यू खुद ज़्यादा है। जैसे इसका 50 था, इसका 100 था, तो 100 वाले का ज़्यादा हो गया, 9 का चेंज आया, और 50 वाले का 5 का चेंज आया। तो इसका कंक्लूजन ये आया कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगा जिसका इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन, पहला एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया। दूसरा बट ऑब्वियस था कि दोनों ने क्या किया, रेजिस्टेंस सेम लिया। दोनों ने क्या किया, सेम रेजिस्टेंस लिया, और तब दोनों ने चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंट रखा। तो ये तो फ़र्क आप सभी को पता है कि दोनों ने अगर रेजिस्टेंस सेम रखा, इनिशियल रेजिस्टेंस 50 ओम ये भी रखा, इनिशियल रेजिस्टेंस 50 ओम ये भी रखा, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये बढ़ा रहा है टी फाइनल 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बढ़ा रहा है टी फाइनल 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पा क्या रहा है और ये क्या पा रहा है, ये पा रहा है कि इसका फाइनल रेजिस्टेंस जो हो जा रहा है वो 54 ओम है, और इसका फाइनल रेजिस्टेंस जो हो जा रहा है वो 58 ओम है। तो फर्दर एक ऑब्जर्वेशन देखा गया कि अगर रेजिस्टेंस सेम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, चेंज इन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जिसका इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा था। पहली बात तो ये हो गया था। दूसरा, अगर टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस में चेंज ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज पे भी डिपेंड करता है ये चेंज। रेजिस्टेंस में जो चेंज है DR, चेंज इन रेजिस्टेंस, is directly proportional to dt, change in temperature, change in temperature। तो बच्चों ये वाली बात जो है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन दो बातें समझ में आ गई अपने को। पहली बात क्या है कि DR जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो RI पे डिपेंड करेगा, और यानी DR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 dt। DR इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाएं तो R0 अल्फा dt ये आ जाएगा। अब ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू R फाइनल माइनस R0, इसका इंटीग्रेशन R0 से R फाइनल तक चेंज हुआ ना, बोलो R0 से R फाइनल तक अगर चेंज हो रहा है तो इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, R फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रल R0 अल्फा dt। R फाइनल इज इक्वल टू R0 1 प्लस इंटीग्रल R0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, अल्फा dt। ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस का रिलेशन है, ठीक है ना। ये बात आप लोग जैसे देख रहे हो नोट करने का, तो बच्चों देखो ये वाली बात आप लोगों ने नोट कर लिया। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ,
अच्छा हाँ, एक नाम आपको बता दें, इस अल्फ़ा को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, या फिर कई बार कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, ये रहा टेम्परेचर की चर्चा थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, इस टेम्परेचर के चर्चा के बाद कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो अल्फ़ा है वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली आप लोग थर्मल एक्सपेंशन हीट में पढ़े होंगे, तो थर्मल एक्सपेंशन में आप लोग पढ़े होंगे एल फाइनल इक्वल टू L01 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट। यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये दोनों में अंतर है थोड़ा। ये अल्फ़ा जो होता है वहाँ पे भी आप पढ़े होंगे, वो अल्फ़ा बेसिकली कांस्टेंट नहीं होता, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये अल्फ़ा जो है ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये भी खुद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन 99% क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसमें अल्फ़ा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर अल्फ़ा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो, तब आपका आ जाएगा आर फाइनल इक्वल टू R01 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला 99% केस में रहेगा। ये फॉर्मूला तब के लिए है अगर अल्फ़ा वेरिएबल रहा। मान लो अल्फ़ा वेरिएबल है, एग्जांपल में आपको दे दिया जाए अल्फ़ा टेम्परेचर इस तरह डिपेंड करता है T² प्लस 2T, तो भाई इंटीग्रेशन में रखो, टेम्परेचर का डिपेंडेंसी है तो वो इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा तब। ठीक है, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन वो वाले आप कर लेंगे, ऐसे मिलते नहीं, बहुत एडवांस वगैरह में कभी कभी मिल जाएगा आपको बुकलेट वगैरह में। तो वहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी अगर है तो डायरेक्ट यहाँ पे रखो और इसको इंटीग्रेट कर लोगे। 99% केसेस में अल्फ़ा इज़ कंसिडर्ड टू बी ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट प्रैक्टिकली ये डिपेंड करता है। हाँ, इसलिए कांस्टेंट मान लेते हैं कि बहुत कम डिपेंड करता है। अब बच्चों जैसे ये रेजिस्टेंस है, अब अगर रेजिस्टेंस का रिलेशन आप लोगों ने पढ़ लिया तो मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इसको वैल्यू रख दिया जाए तो रो फाइनल को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, रो01 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। एक्चुअली रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो मतलब रेजिस्टिविटी ही तो बदला है। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर टेम्परेचर बढ़ने से तो एल भी बढ़ जाएगा, हम लोग पढ़े हैं थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्टर का लेंथ भी बढ़ेगा, कंडक्टर का एरिया भी बनेगा। तो मैं आप उन बच्चों को बहुत धैर्यपूर्वक समझा दूं कि देखो बच्चों, अगर मान लो ये कंडक्टर है, इसका जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाला जो कोफिशिएंट होता है वो 10⁻⁵ के ऑर्डर का होता है, और ये वाले कोफिशिएंट जो होते हैं, ये वाले कोफिशिएंट के ऑर्डर 10⁻² टू 10⁻³ के ऑर्डर का होता है। कई बार 10⁻⁻1 के ऑर्डर का, इसका 1000 गुना होता है। तो इसका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। इसका इफेक्ट जो है एक्सपेंशन की वजह से बढ़ना, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, वो नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो इसलिए आप उसके बारे में मत सोचिएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर की वजह से, जैसे उन बच्चों को ये बात तो समझ में आई गया होगा कि टेम्परेचर की वजह से आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिएगा, अल्फ़ा के बारे में
अल्फ़ा जो होता है वो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, अल्फ़ा सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है। नेगेटिव इन द सेंस कि टेम्परेचर बढ़ाने से, आप खुद ही फॉर्मूला देखो, R इक्वल टू आर फाइनल इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब इसका लॉजिक मैं समझा दूंगा अभी क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, लेकिन पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लो। अगर ये नेगेटिव होगा तो डेल्टा टी जितना बढ़ाओगे R उतना कम होगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए समझो आप कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ conductor increases while resistance of semiconductor decreases। डिक्रीज क्यों होगा, बात समझ में आ रहे हैं? क्योंकि अल्फा नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर कौन सा मटेरियल है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब किस फैमिली से आते हैं? सेमीकंडक्टर है ये सेमीकंडक्टर। कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब कैसे हैं? कंडक्टर। अब एक कंडक्टर सब लोग जानते हो बहुत सारे हैं, मतलब 3 बेसिकली, हम अब ऐसा मत समझना 3 ही होते हैं, बहुत सारे हैं कंडक्टर, लेकिन इनका प्रैक्टिकली वायर वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। ये बात किस तरह होता है उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। इस तरह समझो, बच्चों इस तरह आपको समझना पड़ेगा कि R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है और रो इक्वल टू 2m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। n के बारे में पता है? n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? टाउ अपना रिलैक्सेशन टाइम है। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बात यह है देखो कि रो इक्वल टू 2m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। रो इक्वल टू 2m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ में अब जरा देखो कि जैसे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के लिए, ध्यान सुनिएगा, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कंडक्टर किसे कहते हैं? जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के बाहरी इलेक्ट्रॉन जो भी आउटर मोस्ट शेल के, वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब अंदर के इनर शेल से इलेक्ट्रॉन का निकलना पॉसिबल नहीं है, तो ऑलरेडी जितना था वो निकल चुका है। सोडियम से आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑलरेडी कंडक्शन स्टेट में। कंडक्शन स्टेट में मतलब आप सभी को तो ये सब पता होगा कि भाई ये आउटर सेल, इनर सेल, ये सब सेल्स होते हैं। तो जैसे 2 8 एक सोडियम के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये तो है ही नहीं है इसके पास, ये तो पूरे मटेरियल में यहाँ वहाँ हर जगह घूम रहा है।
तो ये तो ऑलरेडी बाहर था ही कंडक्शन बैंड में, लेकिन एक्स्ट्रा अंदर से लाने के लिए आपको पता होगा बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी n जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज नहीं होता। तो क्या चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से? आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से n में कोई चेंज नहीं आएगा, n कांस्टेंट रहेगा। तो बढ़ेगा क्या? टाउ कम होगा, टाउ कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटेगा। अगर टाउ घटेगा तो मतलब यह हुआ कि रो बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये सिंबॉलिकली मैं लिख रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। इसका मतलब एरो का मतलब बढ़ना होता है। ये बातें लिखी, अगर ये है तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा। इसमें देखो अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो n जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। n बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से। अगर n बहुत बढ़ जाएगा तो आपका टाउ तो कम होना है, टाउ तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा। वो तो कोई भी मटेरियल हो, टाउ तो कम होगा। एक बात लोग कहेंगे कि एक चीज़ बढ़ रहा है एक चीज़ घट रहा है तो मतलब कांस्टेंट प्रोडक्ट। अरे ऐसा नहीं है। अरे 2 गुना बढ़ा दो, 5 गुना कम कर दो। एक नंबर है x, x का 2 टाइम्स बढ़ाओ तो 2x हो गया, उसका 5 टाइम्स कम कर दो 2x/5। तो x से 2x/5 होना मतलब हो गया 0.4x, घट गया ओवरऑल। ओवरऑल घटना बोलेंगे। तो डिनोमिनेटर देखो ये n बढ़ता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। सारे फ्री नहीं होते, चारों फ्री हो जाएंगे, वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेमी कंडक्टर बेसिकली केवल सिलिकॉन नहीं होता है, उसमें और भी बातें हैं। प्योर मटेरियल नहीं होता, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी मिलाते हैं, वो अलग बात है, वो इशू अलग है। एग्जाम्पल अभी समझने के लिए है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, n बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टाउ थोड़ा कम होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब रो क्या हो जाएगा? रो घट जाएगा। रो घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, ये बातें अपने को नोट करने लायक है। डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कौन सा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा। उसमें 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन इसका दे दिया जाएगा, सिलिकॉन जर्मेनियम, याद रखना। ठीक है बच्चों, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं। चलो एक कर ही लो आप लोग। एक तो कर लो। इफ रेजिस्टेंस ऑफ A is 40 ohm at 20 degree centigrade, find resistance at 50 degree centigrade if alpha equal to 0.2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2। टेम्परेचर इसका यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। तो सॉल्यूशन होता है, हमें पता है फाइनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल। इनिशियल मतलब जिस डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है 40, 20 1 प्लस अल्फ़ा कॉन्स्टेंट दिया है ये 0.02 इंटू चेंज इन टेम्परेचर दिया है 10 का, तो 21 प्लस 0.2 1.2 20 इंटू 1.2 24 ओम फाइनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये सबको क्लियर होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में बच्चों अगर आपको पूछ लिया जाए
ये पूछ लिया जाए, एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज 5 times द इनिशियल वैल्यू। तो यानी आर फाइनल जो है 5R0 है, और आर फाइनल का फॉर्मूला होता है R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। 5R0 इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा की वैल्यू दिया है 0.02 डेल्टा टी। ये कट गया, 5 इक्वल टू 1 प्लस 0.02 डेल्टा टी, 1 इधर लाओगे तो 4, ये 4 बन जाएगा, यानी डेल्टा टी की वैल्यू हो गया 4/0.02। 100 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 बन जाएगा, तो 400/2 यानी 200। ये डेल्टा टी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल कितना है? टी फाइनल हो जाएगा आपका, निकालना है, टी इनिशियल दिया है 20, टी फाइनल माइनस 20 इक्वल टू 200, टी फाइनल इक्वल टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड। 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तब जाके उसका टेम्परेचर 5 गुना हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो हमें लग रहा है आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। कंसिडर 2 रेजिस्टेंस A and B having RA equal to 10 ohm and RB equal to 20 ohm at 10 degree centigrade. Find first part, final resistance at 100 degree centigrade, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आपको अल्फ़ा भी मान लो दे दिया जाए, अल्फ़ा इक्वल टू 0.2 पर डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फ़ा बी दे दिया जाए 0.4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, 0.0 ले लो, 0.0204। अब आपको दिया जाए फाइन टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट 1 डिग्री। पी पार्ट एट व्हाट एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो आप लोग, सही दिख नहीं रहा है, थोड़ा चेंज भी करना चाहता हूँ मैं। 0.02 एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ B। इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट, इक्विवेलेंट resistance coefficient if they are connected in series। तीन प्रॉब्लम आपको पूछा गया है, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सॉल्यूशन एक एक करके पार्ट हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लो पहला पार्ट, तो बिना बोले आपको समझ में आ रहा होगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब आर ए फाइनल एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा। तो आर ए फाइनल एक करूँगा, अगला आप करिएगा। 1 प्लस अल्फ़ा कितना दिया है आर ए का 0.04 इंटू 100 हो जाएगा डेल्टा टी। तो ये देखो 4 5 50 ओम। बी के लिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 इंटू 1 प्लस 0.02 इंटू 100, तो ये 240 ओम। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यह है कि पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट एट व्हाट टेम्परेचर। तो मान लो यार कोई टेम्परेचर टी है, डेल्टा टी निकालना पड़ेगा। तो आर ए की वैल्यू आर ए फाइनल इक्वल टू आर बी फाइनल। आर ए को लिख सकते हैं 10 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इज इक्वल टू 20 1 प्लस 0.02 डेल्टा टी। ये कट जाएगा तो 1 प्लस 0.04 डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 प्लस 0.04 डेल्टा टी। ठीक है, ये देखा जाए ध्यान से तो ये तो पार्ट कट गया। तो 1 इक्वल टू 2, इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं आने वाला, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। अगला इक्विवेलेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा। आर इक्विवेलेंट का इनिशियल वैल्यू हो जाएगा 30। तो फाइनल रेजिस्टेंस इसका तो किस इक्विवेलेंट, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है 10 1 प्लस अल्फ़ा ए डेल्टा टी प्लस 20 1 प्लस अल्फ़ा बी डेल्टा टी। R1 प्लस R2 इक्वल टू आर इक्विवेलेंट 30 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, अल्फ़ा इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन बच्चों आप लोग को मिलेगा तो आप लोग कर लेंगे। इस पे आप लोग ज़रा सोचिएगा क्वेश्चन नंबर बी पर एक बार। किसी को कोई डाउट होगा तो पर्सनली पूछेगा वो मुझसे। ठीक है, ज़रूर पूछिएगा कोई डाउट हो तो। तो ये पूरी बात रेजिस्टेंस वाला हो गया। अब हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़ चुके हैं। अब ओम्स लॉ पढ़ने के बाद ओम्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहला लॉ जो उन्होंने बोला कि इस जगह का टेम्परेचर अगर V1 है, इस जगह का टेम्परेचर V2 है। ठीक है ना, चाहे चार्ज हो चाहे करंट हो, चाहे चार्ज हो चाहे करंट हो। अगर आपको गिवन है कि V1 ज़्यादा है V2 से, A पॉइंट B पॉइंट, A पॉइंट B पॉइंट,
तो ये चार्ज हो चाहे तो करंट हो, दोनों एक ही चीज़ है ना, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे करंट हो। तो उन्होंने बोला दोनों के लिए स्टेटमेंट कि चार्ज और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये उनका स्टेटमेंट रहा कि चार्ज हो चाहे रेजिस्टेंस हो, ये हमेशा कहाँ से कहाँ किधर फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, करंट का डायरेक्शन देख के आपको बता देना होगा कि करंट अगर दिया हो, आपसे पूछ लिया जाए कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए उनके लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अगर आपको दिया जाए, पूछा जाए कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आप करंट का डायरेक्शन देख के बता सकते हो। जैसे मान लो आपको पूछ लिया जाए V1 V2, तो इसमें V1 ज़्यादा है कि V2 ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली V2 ज़्यादा होगा V1 से, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, ये एरो बताएगा करंट, ठीक है ना, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये रेजिस्टेंस है, ये ज़्यादा है ये कम है, ये रेजिस्टेंस में ड्रॉप जो होगा, ज़्यादा को सिंबॉलिकली प्लस से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस यही है इतना पार्ट, कम वाले को माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये जो ड्रॉप हुआ, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है ना, तो वो ज़्यादा है और ये कम है, तो कितना ज़्यादा है और ये कितना कम है वो यहाँ से डिसाइड होगा, रेजिस्टेंस से। ड्रॉप इन पोटेंशियल, ड्रॉप इन पोटेंशियल V इक्वल टू आई इंटू आर। पोटेंशियल में जो ड्रॉप आएगा वो IR होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक चल रहे हो, करंट अगर चल रहा है रास्ते में, बीच में रजिस्टर आया, बीच में रजिस्टर आया, तो रजिस्टर वोल्टेज को गिरा देगा थोड़ा सा। ठीक है, एक तरीके का समझो बैरियर का काम करता है। जैसे कि आप एक बॉल को बहुत तेज़ी से फेंक दो, तो फ्रिक्शन एक बैरियर का काम करता है ना, धीरे 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 धीरे। जैसे कि रेजिस्टेंस का काम समझो ऐसा है कि जैसे यहाँ से एक बॉल को अगर हम प्रोजेक्ट करके छोड़ दे 10 मीटर पर सेकेंड से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है 0.5, तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फ्रिक्शन कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू जी इधर लगेगा, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो म्यू जी है एक्ट्स लाइक रेजिस्टेंस, धीरे 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 क्या कर देगा, धीरे 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 रोक देगा। यानी ये बैरियर का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। ये जैसे फ्रिक्शन जो होता है रोकता ना धीरे 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 धीरे, वैसे ही रजिस्टर के लिए समझो रेजिस्टेंस भी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देगा, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा, गिराएगा, पोटेंशियल गिराएगा गिराएगा गिराएगा, इतना गिराना चाहेगा कि एकदम नल हो जाए। तो ये पोटेंशियल यहाँ से जब भी रजिस्टर में गुजरेगा, याद रखिएगा, रजिस्टर क्या करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप कराता है। पोटेंशियल रजिस्टर में, रजिस्टर से कोई चार्ज गुजरेगा या इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। प्लस से माइनस लिखने का तात्पर्य है कि ड्रॉप इन पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है। प्लस प्लस का मतलब पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है, मैथ्स वाला सिंबल नहीं है ये हायर के लिए सिंबल यूज होता है, ये लोअर के लिए। ये रजिस्टर है, रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है यहाँ से यहाँ चलने पे, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। जब भी रजिस्टर से करंट गुजरेगा उसमें पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, और कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इसको भी समझ सकते हो आप। ये जो ड्रॉप होगा वो इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा, कितना गिरा, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू IR।
यानी I की वैल्यू लिख सकते हो V2 माइनस V1/R। ठीक है बच्चों, ये याद करने लायक बातें हैं, ये सब आप 9-10 में जानते भी हैं, वैसे बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बस अब आज आप लोग को थोड़ा लॉजिक में समझा रहा हूँ। जैसे मान लो बच्चों कि मैं आपको ये 2 एम्पियर का करंट है, 20 वोल्ट है, यहाँ पे आपको यहाँ का पोटेंशियल पूछ लिया जाए। करंट का डायरेक्शन देख के सबसे पहले रजिस्टर में, ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर में प्लस माइनस बना लिया करो, क्योंकि करंट जब भी गुजरेगा रजिस्टर से उसमें ड्रॉप आएगा। ड्रॉप कितने का आएगा? IR। ये ड्रॉप होगा IR की वैल्यू मान लो कुछ 2 ओम है, I इंटू R V4 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो जब इधर से गुजरोगे आप तो लिखने का तरीका देखो कैसे लिखोगे। 20 माइनस कितने का ड्रॉप? IR। 20 माइनस IR का ड्रॉप करने के बाद जो मिलेगा वो V मिलेगा। यही तो आया। देखो 20 माइनस ड्रॉप, कितने का ड्रॉप हुआ? जितना ड्रॉप होने के बाद यही तो मिला, ये रजिस्टर बीच में मिला। तो मतलब ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ डिस्टेंस के साथ, तो पोटेंशियल ऐसे यहाँ तक कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट, फिर अचानक से गिर गया, ड्रॉप जो आया, ठीक है ना। V यहाँ से निकाल लेंगे 16 वोल्ट। ये सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो सर एक बात आप मुझे समझा दीजिए, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये भी तो कंडक्टर ही होगा, ये भी तो कंडक्टर ही होगा। तो इसको कहते हैं बच्चों कनेक्टिंग वायर। जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 लेके चलते हैं। याद रखिएगा, कभी भी आपके सामने ऐसा बनाया जाए, आप देखे भी होंगे सर्किट में, इतना वायर प्लेन वायर की तरह रहता है। ये प्लेन वायर को ही कनेक्टिंग वायर कहते हैं। अगर ये V1 है, ये V2 है, ये प्लस से माइनस, मतलब ये रजिस्टर करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से इस बीच में क्या ड्रॉप नहीं होगा? ओम्स लॉ यहाँ नहीं चलेगा। तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 0 है, इसमें ड्रॉप अगर लिखने की कोशिश आप करोगे, इसमें ड्रॉप की बात करोगे, तो ड्रॉप जो आएगा I इंटू R 0। इसलिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है कनेक्टिंग वायर का। यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे तो कोई रजिस्टर नहीं है, वैक्यूम एक तरीके का फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस। यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस, उसके बाद रजिस्टर आया, फ्रिक्शन घटाएगा वोल्टेज, फिर स्मूथ सरफेस। मतलब यहाँ से लेके V2, यहाँ का पोटेंशियल अगर V2 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V2 होगा। इसके बाद करंट पोटेंशियल ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से आने करंट ऐसे आ रहा है ना, तो आने पे जिस रास्ते से करंट आता है रजिस्टर पड़ता है तो गिर जाता है वोल्टेज। यहाँ का V1 है तो यहाँ का भी V1 होगा, यहाँ का भी V1 होगा, यहाँ का भी V1 होगा, यहाँ तक V1 होगा। क्योंकि जैसे आपको मैकेनिक्स से याद करो, मैकेनिक्स में जब स्मूथ सरफेस चलता है तो पूरे स्मूथ सरफेस में आप ब्लाइंडली बोल देते हो, या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे तो वेलोसिटी सेम ही होगा। वेलोसिटी कहाँ गिरता है? वेलोसिटी गिरता है अगर ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन है थोड़ा सा, ये स्मूथ सरफेस से बॉल को छोड़ दो तो यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो पक्के तौर पे यहाँ पे भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन ये फ्रिक्शन से गुजरने के बाद यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड है। ड्रॉप वेलोसिटी में डीएसलेट जो हुआ यहीं पे हुआ, ये रीज़न रहा ना। फ्रिक्शन मतलब रजिस्टर नहीं आया।
तो ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। कभी बच्चे बोलते हैं ना कि मैं बोलता हूँ जब कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इक्वल टू क्या होगा, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें अगर मुझे फॉर्मूला देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखने लायक, ये V1 हो ये V2 हो, अभी अभी मैं बताया भी था, ये I हो ये R हो, तो ये V1 V2 में रिलेशन लिखना होगा, कैसे लिखोगे V1, चलो V1 यहाँ तक V1 गिरा माइनस IR, फिर उसके बाद V2 मिल जाएगा, तो IR की वैल्यू क्या हो गया V1 माइनस V2 अपॉन R, यानी I की वैल्यू हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस किसके, अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये याद रखने वाली बातें हैं, कभी भूलने वाली बातें नहीं हैं ये सब, ठीक है। अब मैं जब बोलता हूँ कि I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी V2 बोल रहे हो, इसको भी V2 बोल रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया, तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो मैं आपको पहले समझा दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के पीछे दो रीज़न हैं। अगर किसी रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक लिखोगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखोगे I इंटू आर, आई तो जीरो नहीं है लेकिन R जीरो है, इस वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो यानी I जीरो नहीं है, लेकिन रजिस्टर के लिए पक्के तौर पे R जीरो नहीं होगा ना, रेजिस्टेंस के लिए तो R जीरो नहीं होगा ना। तो अब अगर रेजिस्टेंस के लिए R जीरो नहीं है, फिर भी ये ड्रॉप जीरो है बोला जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बोला जा रहा है, तो इसका मतलब I ही जीरो हुआ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूं 6 ओम, ये V, करंट बताओ कितना होगा, तो पक्के तौर पे करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक भी, फिर यहाँ भी पक्के तौर पोटेंशियल डिफरेंस 0/R, 0 एम्पियर। $10 वोल्ट, 8 वोल्ट। R की वैल्यू बताओ, तो ये प्लस माइनस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, इस यहाँ से यहाँ तक तो 10 ही रहेगा ना। रजिस्टर के क्रॉस देखा जाता है तो रजिस्टर का एक एंड दो एंड, रजिस्टर के पास देखो हमेशा दो एंड रहेगा कि नहीं, एक एंड इधर एक एंड इधर, दो एंड, यहाँ तक रजिस्टर है, दूसरा एंड सिर्फ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस फिर फ्रिक्शनलेस सरफेस हुआ फिर स्मूथ, तो ये बाउंड्री पॉइंट हो गया ना दो, तो ये दोनों बाउंड्री पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस से माइनस, तो देखो कितना आया, ये आ गया आपका 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई R इक्वल 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R करंट होता है, वहाँ से R आ जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको समझ में आना चाहिए। अगली बात, जैसे मान लो बच्चों आपको इस जगह का पोटेंशियल 20 वोल्ट दिया है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये कुछ I दिया है 1 एम्पियर, और पूछ रहा है इस जगह का पोटेंशियल मुझे V0 बताओ। तो ठीक है, पहला स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करंट का डायरेक्शन देखो, इस वायर में, पूरे वायर में फ्रॉम A टू B, वायर क्या है, वायर AB कैसा है, सिंगल करेंट कैरिंग वायर। कैसा वायर है, सिंगल करंट कैरिंग वायर है।
सिंगल करंट कैरिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही वायर, एक ही तरीके का करंट, ये यहाँ से करंट जाएगा तो 1 एम्पियर पूरे में जाएगा ना, सिंगल एक ही करंट है ना, तो सिंगल करंट कैरिंग वायर यहाँ से यहाँ तक है तो एक ही करंट जाएगा, तो सब में वही जा रहा है, तो डायरेक्शन यही है, प्लस से माइनस, क्योंकि आपको पता है कि जब करंट चलता है तो रजिस्टर आता है तो गिरता है वोल्टेज, तो जिस डायरेक्शन में करंट चलता है उसी डायरेक्शन में गिरता है, तो ये गिरा क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन आया। इमेजिन करने के लिए फ्रिक्शन सोचा करो कि स्मूथ सरफेस चला, फ्रिक्शन आया, गिरेगा, वेलोसिटी, करंट मतलब वेलोसिटी सोचा करो, गिरेगा। तो चलो अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो यहाँ से इक्वेशन लिखो, चाहे अब ये बना दिया उसका लिखने में आसानी है, चाहे यहाँ से लिखना शुरू करो। तो V0 गिरा कितने का, IR, यहाँ पे गिरा, पहला गिरा I1 है, R2, फिर यहाँ पे गिरा I1 है, R1 है, कहाँ पे पहुँच गए, 20 पे पहुँच गए, तो V0 जो आ गया 23 वोल्ट। कोई बच्चा ऐसे भी इक्वेशन लिख सकता है, अगर ये प्लस माइनस बना लिया तो इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शुरू करो 20, ये इधर चलोगे तो बढ़ेगा, बढ़ता हुआ, माइनस से प्लस मतलब उठता हुआ है, कितने का, तो 1 × 1 का, इधर चलोगे तो बढ़ता हुआ है, माइनस से प्लस 2 × 1 बराबर V0, 23 देखो आ गया इधर से भी। तो मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसी में एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको कहूँ इन V0 की वैल्यू कितना आ रहा है, 23, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चों, ये V1 है, ये V2 है, ये करंट I है, ये R1 है, ये R2 है। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं, R इक्विवेलेंट जो कि R1 + R2 है, और ये V1 है, ये V2 है, बाकी कुछ चेंज ना करूं, सिंगल करंट कैरिंग वायर है, सिंगल करंट कैरिंग वायर में याद रखिएगा, सिंगल करंट कैरिंग वायर के अंदर अगर मैं दो सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, उनको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं, तो देखो अंतर क्या पड़ रहा है, ये प्लस माइनस बनाओगे, ये प्लस माइनस बनाओगे क्योंकि रास्ते में पड़ रहा है, इधर भी प्लस माइनस बनाओगे। चलो इसके लिए इक्वेशन लिखो पहले, V - IR1 - IR2। अच्छा, इसके लिए इक्वेशन में कोई चेंज आ रहा है क्या, V1 - IR1 + R2 = V2, ये इक्वेशन सेम, ये दोनों सेम, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे आप, ऑब्जर्वेशन आप लिखिएगा अपने लेक्चर नोट्स में, इन अ सिंगल करंट कैरिंग वायर ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट। एक सिंगल करंट कैरिंग वायर में तो एक ही सारे सीरीज में ही होंगे ना, सिंगल करंट कैरिंग वायर, ऑल द रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज can be replaced by their equivalent in a single current carrying wire. All the resistances connected in series can be replaced by their equivalent, can be replaced by their equivalent। ये बात तो समझ में आ गई। ये ऑब्जर्वेशन बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन जो लिखा नहीं ये ब्रह्मास्त्र है। 2-3 ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगा, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथों में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटर है अगला चैप्टर, वो उसी को आएगा जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको आ गया, मैं कैपेसिटर का बता दूं 50% सिलेबस कवर हो चुका है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर एक ही है, दोबारा मैं बस बोलूँगा नहीं ये सब,
बस मैं बता दूंगा कि करंट में देखो ऐसे पढ़ा था, यहाँ पे ऐसे, कोई अंतर नहीं है। ये जितने पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ये किताबों में कहीं मिलेगा नहीं आपको, पहली बात मैं आपको बता दूं। अगर आप गलती से भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। दूसरा बच्चों, ऑब्जर्वेशन नोट कर लिया आपने। तो दूसरी बातें आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, कि ये लिखना आपको आ गया, ठीक है ना।